Good morning, all of you. After completing the first topic of your fourth unit, that is chemical kinetics, and we today we will discuss about the various factors influencing the rate of chemical reaction. In the first video, you have done the basic topic how you can distinguish between the average rate of reaction as well as instantaneous rate of chemical reaction. Now in the next segment, today we will discuss how many factors affect the rate of chemical reaction, and these important factors are: the first one, that is the concentration of reactant; the second factor is temperature; third factor is presence of catalyst; fourth one is nature of reactant; fifth one is surface area of the reaction; and the last one is that is exposure to the radiation. And all these factors collectively responsible to affect the rate of chemical reaction. So one by one we will discuss about all these factors, and these factors are responsible to affect the rate of reaction, which may be the average rate of chemical reaction and which may be the instantaneous rate of chemical reaction. So now I am taking the very first factor, that is the concentration of reactant. जैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन आप लेते हो, उस केमिकल रिएक्शन में स्टार्टिंग के अंदर आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट की क्वांटिटी होती है. नो प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड इनिशियली इन द केमिकल रिएक्शन. सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द एक्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द मैक्सिमम एरियाज ऑफ द रिएक्टेंट, जैसे मान लीजिए कोई भी जनरल केमिकल रिएक्शन ले लिया आपने, जो सपोज केमिकल रिएक्शंस के अंदर ए एक रिएक्टेंट है, बी एक रिएक्टेंट है, तो दोनों रिएक्टेंट आपस में इंटरेक्ट करेंगे. मैक्सिमम इंटरेक्शन क्यों होगा? क्योंकि अभी तक सिर्फ रिएक्टेंट ए के मॉलिक्यूल्स का सरफेस एरिया रिएक्टेंट बी के मॉलिक्यूल्स के सरफेस एरिया के कांटेक्ट में आएगा. जब मैक्सिमम इंटरेक्शन इन दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स मच फास्टर देन, and this rate of chemical reaction becomes very much faster and maximum reactant is converted to the product. Is it clear? So we have done the first important factor, that is the concentration of reactant. Now I am taking the second factor, that is the temperature. मोस्टली टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन भी बढ़ जाती है. जैसे जैसे आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स को मैक्सिमम एक्टिवेशन एनर्जी मिलेगी, और जब एनर्जी उनके पास अवेलेबल होगी तो ऐसी कंडीशन में रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स फास्टर. ये नोटिस किया गया है कि किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर अगर हम इनिशियल टेम्परेचर से 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दें तो अप्रॉक्स रेट ऑफ रिएक्शन डबल हो जाती है. और जब रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगी इसका मतलब रिएक्शन भी आपकी बहुत फास्ट हो जाएगी. तो टू फैक्टर्स वी हैव डन, दैट इज द कंसंट्रेशन एज वेल एज द टेम्परेचर. अब जो तीसरा फैक्टर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ उसका होता है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. द थर्ड फैक्टर इज दैट इज द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट. जब हम किसी भी कैटालिस्ट को किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो कैटालिस्ट ऐड करने के बाद रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है. क्यों बढ़ जाएगी? आपने पहले भी डिस्कस किया है, क्लास 11 के अंदर भी डिस्कस किया है कि जब हम किसी भी कैटालिस्ट को ऐड करते हैं तो एक नया पाथवे रिएक्शन का सेटअप होता है. जैसे मान लीजिए शुरुआत में आपके पास दो ही रिएक्टेंट थे ए एंड बी, और दे विल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म द प्रोडक्ट. लेकिन जब आप कैटालिस्ट ऐड कर देते हो तो दिस कैटालिस्ट में कंबाइन विद द रिएक्टेंट ए और विद द रिएक्टेंट बी, और एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स को फॉर्म कर देगा. जैसे मान लीजिए अगर कैटालिस्ट आपका सी है और कोई भी रिएक्टेंट ए है तो ए एंड सी कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म्स द AC, और जो AC जो है वो B से कंबाइन कर लेगा, और B से कंबाइन करने के बाद
प्रोडक्ट AB को फॉर्म कर देगा एंड कैटालिस्ट इज रिमूव्ड इन अ केमिकल रिएक्शन। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर दैट वी हैव डन। अब मैं जिस फैक्टर के बारे में बात करूँगा दैट इज़ द नेचर ऑफ रिएक्टेंट। कोई भी केमिकल रिएक्शन नेचर ऑफ रिएक्टेंट पर भी डिपेंड करती है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के फॉर्म में जो कंटेंट लिया है, जैसे 2 NO मॉलिक्यूल्स हैं, जब वो O2 से कंबाइन करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ फास्टर होगी। सेकेंड वन, अगर मैं CO ले रहा हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड लेता हूँ, और जब वो O2 से कंबाइन करेगा तो कंपेरेटिवली रेट आपकी स्लो होगी। तो फास्टर होना एंड स्लो होना वो नेचर ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट अपने साथ जो एनर्जी कैरी करता है वो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करेगा। नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट फैक्टर दैट इज़ द सरफेस एरिया। जब रिएक्शन हमारे पास स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया अवेलेबल होता है तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। जैसे मैंने अभी भी स्टार्टिंग में बताया आपको, जब 2 रिएक्टेंट लिए गए तो A और B का मैक्सिमम सरफेस एरिया आपस में इंटरेक्ट करेगा, और जब A और B का मैक्सिमम सरफेस एरिया आपस में इंटरेक्ट करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी फास्ट होगी। लेकिन जैसे जैसे हमारे रिएक्शन मिक्सचर के अंदर प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होगी एंड रेट ऑफ रिएक्शन भी स्लो हो जाएगी। तो दिस इज़ द नेक्स्ट फैक्टर जो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसी हेडिंग के अंदर आप एक फैक्टर को और भी ऐड कर सकते हैं, दैट इज़ द एक्सपोजर टू रेडिएशन। ऐसा नोटिस किया गया है जितने भी रेडिएशन के फॉर्म्स होते हैं, चाहे वो सनलाइट हो या यूवी लाइट हो या और भी कोई फॉर्म है रेडिएशन का, एनर्जी की फॉर्म होती है, तो उसकी प्रेजेंस में रेट ऑफ रिएक्शन अफेक्ट होती है। जैसे अगर मैं फर्स्ट रिएक्शन को ले रहा हूँ यहाँ पर H2O Cl2, जब आप इन दोनों को आपस में इंटरेक्ट कराते हो विदाउट सनलाइट, रिएक्शन स्लो होगी, और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट रिएक्शन इज मच फास्टर इज देयर। इन केस ऑफ दिस रिएक्शन ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जब सनलाइट की प्रेजेंस में कराएंगे तो ये रिएक्शन फास्ट होती है, और अगर ये प्रेजेंट नहीं है सनलाइट तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो ये आप जो रिएक्शन आप सामने देख रहे हैं मीथेन प्लस क्लोरीन की रिएक्शन, ये आप क्लास 11th में फ्री रेडिकल रिएक्शन में भी कर चुके हैं। तो these are the various factors which affect the rate of chemical reaction. Now, अब जो next heading आ रहा है हमारा, that is the dependence of the rate of reaction, rate of concentration, dependence of the rate on concentration. अगर मैं indirectly इसे कह दूँ तो ये law of mass action है जो आपने क्लास 11 के अंदर स्टडी किया है। इस लॉ ऑफ मास एक्शन को बताने के लिए मैंने एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर किया, रिएक्टेंट A एंड B कंबाइंड, रिएक्टेंट ABC कंबाइंड टू फॉर्म द प्रोडक्ट। स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, यहाँ पर क्या है, दीज आर द कोफिशिएंट विच आर एडेड जस्ट टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ ऑफ मास एक्शन, द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन is directly proportional to the molar concentration of the reactant each raised to their power of their stoichiometric coefficient। जो सेंटेंस मैंने अभी तक बोला है, जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है एंड विच इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द concentration of reactant, the product of the concentration of reactant and each raised to their power of their stoichiometric coefficient, and this statement is given by the law of mass action। इस लॉ ऑफ मास एक्शन के बेस पर एक टाइम कैसा आएगा हमारा, जब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन एक दूसरे के इक्वल हो जाती है, और जब ऐसी कंडीशन में आप एक वेलोसिटी कांस्टेंट को एस्टिमेट करते हो जिसको आप स्पेसिफिक रिएक्शन रेट या वेलोसिटी कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। जो अभी अभी हमने लॉ ऑफ मास एक्शन स्टडी करा है उसमें एक ड्रॉबैक है। जो लॉ ऑफ मास एक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग जब आप कोई भी केमिकल रिएक्शन को कैलकुलेट करोगे तो उसके लिए जो वैल्यू निकल के आती है, रेट इज इक्वल टू क्या होता है, NO2 की पावर 3 एंड F2 की पावर 1। ये जो पहला एक्सप्रेशन मैं यहाँ पर आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज़ द एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। अगर ये कॉन्सेप्ट सही है, जब 2 मोल्स NO2 के 1 मोल F2 से कंबाइन करते हैं तो 2 मोल्स ऑफ NO2F का फॉर्मेशन हो जाता है।
एंड दिस इज द कंप्लीट स्टेटमेंट इज अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हमने परफॉर्म किया तो उस एक्सपेरिमेंट में अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन ज़्यादा कंसंट्रेशन NO2 की कंज्यूम होगी क्योंकि 2 मोल्स NO2 के कंज्यूम हो रहे हैं, और लेस कंसंट्रेशन F2 की कंज्यूम होगी क्योंकि लेस मोल्स F2 के कंज्यूम हो रहे हैं। बट एक्सपेरिमेंटली जब ये एक्सपेरिमेंट एस्टिमेट किया गया तो रेट डिपेंड करती है दोनों की इक्वल कंसंट्रेशन पे। इसका मतलब यहाँ पर 2 और यहाँ पर जो 1 आपने ऐड किया है, एंड दीज 2 and 1 इज एडेड जस्ट टू बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, और इनका एक्सपेरिमेंटल रेट डिटर्मिनेशन में कोई रोल नहीं होता। तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि जो डाटा आपने ऑब्टेंड किया अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। तो एक्सपेरिमेंटली जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी दैट इज इक्वल टू NO2 की पावर 1 F2 की पावर 1, एंड दिस एक्सप्रेशन जो निकल के आ रहा है ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ। क्या बोलते हैं इसको, रेट लॉ। सो हाउ यू कैन समराइज द कॉन्सेप्ट ऑफ द रेट लॉ? द एक्सप्रेशन which describe the reaction rate in term of the molar concentration determined experimentally is called the rate law। मतलब किसी भी एक्सपेरिमेंटल डाटा के बेस पर जो रियल में रेट ऑफ रिएक्शन एस्टिमेट की जाती है उसे आप क्या बोलते हैं, रेट लॉ एक्सप्रेशन। एंड दिस रेट लॉ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एंड इन दिस चैप्टर इसी रेट लॉ को ही हम आगे डिटरमाइन करेंगे, दैट इज इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, इवन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफिकल मेथड एंड मे बी सम अदर मेथड। ठीक है, अब जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इसी रेट लॉ के बेस पर हम जो नेक्स्ट हेडिंग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। नाउ अवर नेक्स्ट हेडिंग इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन? मैंने अभी अभी बताया आपको, जो लॉ ऑफ मास एक्शन के अकॉर्डिंग निकल के आता है एक्सप्रेशन, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा, ए की पावर ए, बी की पावर बी, सी की पावर सी। स्मॉल ए बी सी वो कॉफिशिएंट है जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए ऐड किए गए। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो रेट इज इक्वल टू क्या आएगा, के ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा और सी की पावर गामा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, दीज अल्फा बीटा गामा, या कह दीजिए यहाँ पर पी क्यू आर, ये स्मॉल पी है, ये स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल आर है, कुछ भी ले लीजिए, अल्फा बीटा गामा कह दीजिए, पी क्यू आर कह दीजिए। ये एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स हैं रिएक्टेंट ए के, रिएक्टेंट बी के, रिएक्टेंट सी के, जो रिएक्शन के अंदर कंज्यूम होते हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो इन स्मॉल पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल आर का सम होगा उसे आप क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्या बोलेंगे आप, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एंड all type of the chemical reaction can be classified in different order, and which may be the first order reaction, which may be the second order reaction, which may be the third order reaction, and which may be the other forms of the order. So now the next heading is very important, and all type of chemical reaction can be classified in different order। क्या होते हैं ऑर्डर? जो एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स रिएक्शन के होते हैं उनके सम को आप ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कहते हैं।